वेव नेचर हम लोगों का खत्म हुआ। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल नेचर में। तो पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम वेव, ठीक है। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम वेव, ठीक है। एंड इसको सब सॉल्व करने का तरीका कौन बताया, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए कहानी क्या होता है कि अभी हम लोग जो वेब पढ़ रहे थे एंड जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो फिजिक्स है, जो कि न्यूटन का द्वारा दिया गया हुआ है, वो अभी भी बहुत सारे चीज़ को एक्सप्लेन करने में असमर्थ थे। क्योंकि हम लोग ईएम वेव में अभी तक हम लोग एनर्जी का बात नहीं किए थे। ईएम वेव में हम लोग बस देखे फ्रीक्वेंसी देख रहे थे, ठीक है, और हम लोग उसका वेवलेंथ देख रहे थे, ठीक है, वो सब देख रहे थे। अभी तक एनर्जी का बात नहीं हुआ था। यहाँ पे होगा पार्टिकल नेचर में। क्या हुआ, जो क्लासिकल फिजिक्स था, ठीक है, एंड जो वेव नेचर था, वो आपका कुछ कुछ चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसको याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 36 में दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या था, जब कोई ईएम वेव कोई आपका पार्टिकल या भी कोई आपका बॉडी से इंटरेक्शन होता है, या फिर आपका बॉडी में से भी जो आपका ईएम वेव निकलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पहला। दूसरा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी आपका किसी भी तरह का फ्रीक्वेंसी या ईएम वेव आपके एक मेटल शीट में जाते हैं, टकराता है, तो उस मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी क्लासिकल फिजिक्स या ईएम वेव, जो मैक्सवेल का द्वारा जो वेव खाली कैरेक्टर था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो वेव प्रॉपर्टी था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो दो बात है। तीसरा था प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर चेंज इन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो सॉलिड का हीट कैपेसिटी चेंज होता रहता है एंड इट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को एज अ टेम्परेचर जैसे वेरी करता रहता है, उस हिसाब से आपका हीट कैपेसिटी भी चेंज होता है सॉलिड का अलग अलग। तो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो कि हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक में देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग क्या देखते हैं, वही एटॉमिक स्पेक्ट्रम अभी भी, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम स्पेशल, लाइन स्पेक्ट्रम जो था, लाइन स्पेक्ट्रम जो बन रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम जो बन रहा था, स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम, टू हाइड्रोजन एटम, ये सारा बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। हम लोग ये वाला चीज़ देखेंगे थर्मोडायनेमिक में 3rd नंबर पर। बाकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी आपका थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो ही गया होगा, बाकी उसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, फिर कंबाइन करके इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसे रब करते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए चलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी बात हम लोग कहाँ करेंगे, थर्मोडायनेमिक में। ब्लैक बॉडी में बहुत कुछ पढ़ना है, देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है कि आपका जो बॉडी में, जैसे कि एक बॉडी है, एक आयरन का रॉड है, ठीक है, ये आपका एक आयरन का अगर रॉड है, मानिए ये आपका आयरन का एक रॉड है, ठीक है, ये आपका मानिए एक आयरन का रॉड है। अगर इसमें हम आग देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे,
हीट देते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉड देखते हैं धीरे धीरे कलर चेंज होता है, धीरे धीरे कलर चेंज होता है, हीट देते रहते हैं, हीट देते रहते हैं, हीट देते रहते हैं, धीरे 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 इसमें कलर चेंज होता है। कैसे होता है, सबसे पहले आपका होगा रेड होगा, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आपका व्हाइट कलर हो जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बोला है। उसके बाद आपका ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ठीक है। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, आपको कलर चेंजेस मिलेगा, यानी कि जैसे जैसे हीट देते रहेंगे, ठीक है, एंड आपका कलर चेंजेस होते रहेगा। और आपको पता है कि ज़्यादा एनर्जी किस पे होता है, ब्लू में होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ के निकले। इधर जैसे बढ़ रहे थे, यहाँ देखिए 10⁻0 फ्रीक्वेंसी था, इधर से हम लोग जैसे इधर जा रहे थे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था और वेवलेंथ घट रहा था, ठीक है। यानी कि अगर हम विबग्योर की बात करेंगे, VIBGYOR, तो इसका आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है, और इसका आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन आपका वेवलेंथ कम है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि ब्लू में ज़्यादा एनर्जी होगा, रेड में कम एनर्जी होगा। ये वाला बात आपको समझ में आना चाहिए। तो यानी कि आयरन रॉड को जैसे हीट कर रहे थे तो रेड से वायलेट, वायलेट से ब्लू आपका हो रहा था। ये एक चीज़ देखने को मिला था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है नेक्स्ट, आइडल ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? आइडल ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो कि सारा फ्रीक्वेंसी, सारा तरंग, ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ को या तो एब्जॉर्ब करने का हिम्मत हो उस बॉडी के अंदर, या तो एमिट करने का हिम्मत हो। दैट इज द आइडल ब्लैक बॉडी। तो आइडियल ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? आइडल ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? दैट एमिट और एब्जॉर्ब, दैट emit और absorbs all frequency या फिर wavelength of radiation, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आता है। एनसीईआरटी में आपका ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टाइम के लिए एक ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएंगे। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या देखते हैं कि एक ग्राफ बना हुआ है, ऐसे एनसीईआरटी में देखेंगे, ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे आपका इंटेंसिटी दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर आपका वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, ये आपका एक वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला है? इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ के टेम्परेचर को दिया। ये ग्राफ को हमको थोड़ा उल्टा से देखना है, ठीक है। ऐसा देखना है, ये T2 टेम्परेचर मानिए, ये T1 टेम्परेचर मानिए। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर वेवलेंथ को घटा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। वेवलेंथ को घटा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, एंड देन कुछ टाइम पे जाके फिर वो गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से ग्राफ में आपका टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, ठीक है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम है आपका, λ1 इज ग्रेटर देन λ2। यह बात आपको यहाँ से देख लेना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ग्राफ में बना हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर कोई दिक्कत नहीं है आपका बात है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये आपका ग्राफ है, इसको आपको थोड़ा देख लेना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मेन यहाँ से चालू होगा कहानी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। ये चीज़ को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए, क्या होता है कि प्लैंक्स बोले थे जो आपका EM वेव होता है, यानी कि जो भी EM वेव, यानी कि लाइट भी एक तरह की EM वेव है, उस पर क्या होता है आपका क्वांटम नाम का पार्टिकल्स होता है, मतलब पार्टिकल होता है जो कि क्वांटम होता है, ठीक है। क्वांटम जिसको बोले, उस पार्टिकल में क्या होता है? एनर्जी होता है। एनर्जी क्या होता है? उस पार्टिकल में एनर्जी होता है। अच्छा, ठीक है, एनर्जी होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट में इस चीज को देखा गया। क्या था एक्सपेरिमेंट? देखिए, ये आपका मानिए ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। इस पे यहाँ आपका एक कैथोड लगा दिया गया है, माइनस है कैथोड, ठीक है। ये मानिए प्लस है आपका, ये एनोड है, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक आपका
एमीटर लगाया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको चलिए ऐसे वायर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस ये दिखा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मानिए कोई होल होता है जिसमें से कि आपका लाइट आता है। आप क्या बोले, क्वांटा किसको बोलते हैं, ईएम वेव का जो पार्टिकल होता है उसको क्वांटा बोलते हैं। और अगर वो लाइट का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। तो ये फोटोन है। तो फोटोन ऐसे 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 आ रहा है। ये एक मेटल शीट है। तो 3 मेटल मानिए कि पोटेशियम हुआ, पोटेशियम हो सकता था, रुबिडियम था, सीजियम था, ठीक है। तो एक मेटल शीट है। तो क्या देखने को पाया गया, जैसे ही आपका फोटोन इस मेटल शीट में स्ट्राइक कर रहा था, तब क्या कर रहा था, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, ठीक है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट निकलता है, और वो एमीटर में शो हो रहा था, डिफ्लेक्शन दिखा रहा था कि हाँ करंट निकल रहा है। यहाँ तक कहानी समझ में आया? क्योंकि जब करंट मूव कर, चार्ज जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो करंट जनरेट होता है। तो इस वायर में एमीटर लगा के रख दिया इसीलिए ताकि देखेंगे करंट है कि नहीं। यहाँ करंट है, दिख रहा है। यहाँ तक बात था। अब इस बात में से आगे का क्या देखते हैं, देखिए। तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि आपका ये इस पे लाइट में क्या है, आपका एनर्जी है। तो प्लैंक्स जी ने क्या कहा, प्लैंक्स जी बोले कि जो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव। मतलब ये लाइट मानिए अगर येलो लाइट है तो उसका येलो का कुछ तो फ्रीक्वेंसी था ना, हम लोग अभी इतना बड़ा पढ़े ना स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ। तो येलो होगा, ग्रीन होगा, या फिर इंफ्रारेड का भी कुछ भी तरह का आपका लाइट हो सकता है, रेडियो वेव से लेकर के गामा वेव तक, और भी कुछ भी हो सकता है। तो सबका अपने एक प्रेसाइज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मानिए येलो होगा या रेड होगा, ये कुछ भी लाइट है तो उसका खुद का फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो होता है तो फोटोन का उसके लिए अलग अलग एनर्जी है। इसलिए क्या बोले, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव, ठीक है। अगर येलो लाइट देंगे तो उसका कुछ और फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसका फोटोन का कुछ और एनर्जी होगा। अगर ग्रीन लाइट देंगे तो ग्रीन लाइट का कुछ और फ्रीक्वेंसी है, तो उसका भी, उसका फोटोन का कुछ और एनर्जी होगा। तो यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उसको हटाने के लिए हम लोग E इक्वल्स टू लिख देते हैं H म्यू। अच्छा H क्या है, इतना बड़ा काम किया है प्लैंक्स जी, तो प्लैंक अपना नाम तो रखेंगे ना, कि दुनिया को तो चाहिए ना याद रखना है भाई मेरा नाम, तो उसके लिए E लिख दिया है। तो E को क्या बोलते हैं, E है आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। अगर इसको किलो जूल में लिखना है तो क्या करेंगे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -37 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर -3 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलो जूल सेकंड। तो ये हो गया प्लैंक्स का, तो ये एक एनर्जी। दूसरा बात और क्या बोले हैं, ये एक बात तो आपका यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, कि आपका लाइट में फोटोन होता है, फोटोन का एनर्जी कितना होता है, इजिकल्स टू एच म्यू होता है, ठीक है। अब ये फोटोन तो है, ठीक है, ये फोटोन भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होना मतलब क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर फोटोन मानिए, इनमें फोटोन है, छोटा छोटा ये फोटोन है, ऐसे फोटोन है, तो ये आपका होल नंबर फोटोन है। मतलब कि अगर टकराएगा तो एक गोटा फोटोन ही टकराएगा, एंड वो अपना जो एनर्जी है मेटल को देगा, एंड वो एनर्जी आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका आधा टुकड़ा, यानी कि 1/4 आपका इतना, तो मतलब कि इसका आधा आपका फोटोन टकराया एंड कुछ हुआ, आधा वाला चीज़ नहीं होता है। जैसे हम लोग बोले चार्जर क्वांटाइज्ड वहाँ पढ़ा था ना, वैसे ही आपका फोटोन का भी चार्ज, जो फोटोन भी जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। यानी कि आपका जो यहाँ पे जो फोटोन है, अगर आपका एक फोटोन टकराया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इजिकल्स टू 1h म्यू लिखेंगे। अगर मानिए आपका 2 तो फोटोन गया है तो 1 का जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। वैसे यहाँ पर हम लोग 3 फोटोन गया तो 3 लिखेंगे। उसके लिए अगर हम लोग नंबर ऑफ फोटोन निकालने बोलेगा तो n नंबर ऑफ फोटोन, तो क्या लिखेंगे, इजिकल्स टू NH म्यू, NH म्यू हो जाएगा। और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन, कितना तो फोटोन गया, इतना दूर बात समझ में आया, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 क्या हो गया, इजिकल्स टू NH म्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक प्लैंक्स बात कर दिए थे।
आगे का बात देखते क्या होता है। इधर अब कर रहे हैं, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच का वैल्यू उधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एच का जो वैल्यू था वो हो गया आपका, वहाँ पर एच का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। चलिए सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब और कुछ बात देखिए यहाँ पर, समझिए। मानिए एग्जाम्पल सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, मेटल से निकल रहा है, ठीक है। अगर हम मेटल मानिए तो और अंदर से जाएंगे, मानिए ये पोटेशियम का है या फिर मानिए ये सोडियम का मेटल शीट जो लगा हुआ है, ये आपका सोडियम का लगा हुआ है। एग्जाम्पल मानिए आपका ये मेटल है, ठीक है। तो हम लोग अगर छोटा क्लास में पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मानिए अगर सोडियम होता है तो सोडियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। एटॉमिक नंबर 11 मतलब अगर हम उसको एटॉमिक डायग्राम बनाएंगे ऐसे या ऐसे बनाते हैं, ये अगर आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो ये आपका मानिए ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये आपका ऐसा तीसरा ऑर्बिट है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो मानिए पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 11 होना चाहिए पहला ऑर्बिट में। मानिए कि ये पहला ऑर्बिट है, के है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आपका क्या होता है 8 होता है, 2 8 फिर 1 होता है ना, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए एल में, एक जो बचता है एक इलेक्ट्रॉन इधर बचता है, ठीक है, होता है। अब जैसे ही इसको यहाँ से हम ऐसे ऐसे करके लाइट दिए यानी फोटोन दिए, तो फोटोन के अपने पास कुछ एनर्जी होता है जो कि एच म्यू होता है। तो वो वाला फोटोन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन में टकराएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा एनर्जी, और वो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चल जाएगा बाहर, जैसे जैसे बाहर आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मानिए एग्जाम्पल मानिए कि हम जो एनर्जी दे रहे थे वो मानिए हम 100 जूल की एनर्जी दे रहे थे, फोटोन जो एनर्जी दे रहा था मान के चलिए ये 100 जूल की एनर्जी दे रहा था, 100 जूल की एनर्जी दे रहा था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने के लिए 100 जूल की एनर्जी नहीं चाहिए, इसको 50 जूल की एनर्जी देगा तो भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसको अगर 50 जूल की एनर्जी मिलेगा तो भी ये बाहर निकल जाएगा। यानी मान लीजिए 50 थोड़ा और 60 जूल का चाहिए होगा, ज़्यादा 60 का चाहिए होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चल जाएगा, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो लोअर ऑर्बिट, जब उससे दूर जाएगा यानी कि बाहर में जाएगा तो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो उसको 60 जूल चाहिए। तो बाकी का 40 जूल का क्या होगा, बाकी का 40 जूल क्या होगा, 100 जूल आया जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए था इसको छोड़ के जाने के लिए, थर्ड ऑर्बिट को छोड़ के जाने के लिए, के एल एम ऑर्बिट को छोड़ के जाने के लिए 60 जूल का चाहिए था। 60 जूल जैसे ही दिए तो यहाँ से निकल तो गया, तो बाकी का 40 जूल क्या हुआ, बाकी का 40 जूल जो हुआ वो इस इलेक्ट्रॉन के पास रह गया, 14 जूल इस इलेक्ट्रॉन के पास रह गया एज काइनेटिक एनर्जी, एज काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास रह गया। तो अब यहां से हमको 2-3 बात समझ में आता है। सबसे पहला बात, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला बात, यानी कि चलिए देखते हैं, यानी कि जो टोटल एनर्जी है, जो कि टोटल एनर्जी है जिसको चलिए हम ई बोल रहे हैं, वो क्या होगा, वो ये वाला 60 होगा, 60 जूल टोटल एनर्जी जो कि मानिए 100 था, वो होगा 60 जूल प्लस 40 जूल, समझिए बात को, ठीक है। तो एक्चुअली 60 जूल है, दैट इज ये एनर्जी जो चाहिए ही चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट को छोड़ के जाने के लिए, यानी मेटल से निकलने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, नंबर 1 लिखेंगे, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बाकी का जो बचा वो है काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये समझ में आ रहा है, इतना दूर समझ में आ रहा है। यानी कि जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन वो कित में बढ़ जाएगा, थ्रेशोल्ड में एंड काइनेटिक में बढ़ जाएगा। अब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए एक साइन बता रहे हैं, इसको हम लोग फाई लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ये तो सबको पता होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है,
यानी टोटल एनर्जी जो था 100 जूल का, वो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस हाफ mv²। इतना दूर कुछ दिक्कत है, डाउट है? नहीं है, हो गया खत्म। ठीक है। अब देखिए, अब हमको पता था कि एनर्जी, हमको पता था, क्या पता था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यानी हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी की जगह में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेन तो लाइट तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि टोटल एनर्जी जो कि हम लोग ई लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी किस मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एच म्यू मतलब जो लाइट हम दे रहे हैं यानी उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो निकल रहा है उसका भी नया फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट, जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगा। यानी कि इसको हम लोग, और अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर ये एनर्जी जो ई है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे एच म्यू इक्वल टू, ये थ्रेशोल्ड को लिखेंगे एच म्यू नॉट प्लस हाफ mv²। ये भी आपका स्पीड ऑफ लाइट है। इतना तो समझ में आता है। या फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा आपका फोटोन का खुद का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको अभी हम मिटाते हैं और कुछ बात बताते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4 लिख रहे हैं, दैट इज एनर्जी, यहाँ स्मॉल टी लिख रहे हैं, टोटल इज इक्वल्स टू 5, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हो सकता है, जिसको हम लोग और अपने हिसाब से लिखेंगे तो एच बी इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, एच म्यू इज इक्वल्स टू प्लस हाफ mv², ये भी हम लोग लिख सकते हैं। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग इसका पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। यानी कि क्या क्या पॉइंट आपका हो सकता है? पहला, द मेटल विथ, अब इसका हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट क्या होगा? पहला देखिए, मेटल विथ लो आईपी, जिसका आईपी कम होगा, यानी कि जो आराम से इलेक्ट्रॉन मतलब अपना ऑर्बिट को छोड़ के जा सके, वो फोटो इलेक्ट्रिक इजीली शो करेगा। पहला, मेटल विथ लो आईपी शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली, पहला। दूसरा क्या होगा, एनसीईआरटी में बताया है कि टाइम लैग नहीं होता, मतलब जैसे ही फोटोन टकराता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि फोटोन का टकराने तक और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच में कोई टाइम का गैप नहीं होता है, कि नो टाइम लैग बिटवीन फोटोन स्ट्राइकिंग एंड द इलेक्ट्रॉन एमिशन। हम लिख दे रहे हैं नो टाइम लैग डायरेक्ट, बाकी आप एनसीईआरटी में रीड कर सकते हो, समझ लीजिए। नो टाइम लैग, नो टाइम लैग किसका किसका, बिटवीन फोटोन striking the STRIKING striking the metal and electron emission. No time lag between photon striking the metal and electron emission। पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया, ठीक है। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात है आपका इंटेंसिटी का खेल, ठीक है। तीसरा बात क्या है आपका? इंटेंसिटी का खेल। इसे रब करते हैं, ठीक है, वहाँ दिख नहीं रहा होगा। 2 पॉइंट है, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं। पहला है मेटल विथ लो आईपी सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजी। दूसरा है नो टाइम लैग बिटवीन द फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। चलिए थर्ड में क्या देखते हैं?
जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, मोर ब्राइटनेस मोर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या तो ब्राइटनेस अगर मोर इंटेंसिटी या ब्राइटनेस होगा कॉमा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एमिट, मतलब कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा या जितना ज़्यादा आपका ब्राइटनेस होगा लाइट का, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन में निकलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब आपका फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर पर, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ, मोर फ्रीक्वेंसी अगर हुआ, अगर मोर फ्रीक्वेंसी हुआ, मोर फ्रीक्वेंसी हुआ, मोर फ्रीक्वेंसी अगर हुआ, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर। इसको ऐसे समझिए कि मानिए हम जैसे वहां पर एग्जांपल बता दें कि मेरे को 100 जूल का फोटोन मिल रहा था और मेरे को 60 जूल का ही एनर्जी चाहिए था, थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, बाकी का जो 40 बच रहा था वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एज अ काइनेटिक एनर्जी लेके मूव करेगा। ठीक है, अगर वही हम 100 का जगह हमें 200 दिए, 200 जूल का एनर्जी दे रहे थे, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए मानिए रेड का जगह येलो दे रहे, रेड का मानिए एग्जांपल, मानिए हम लोग फ्रीक्वेंसी हम लोग देखे थे रेड का, अभी हम लोग याद कर रहे थे रेड का फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना निकाले थे, 4.4 हर्ट्ज, और इसका था आपका 0.4 हर्ट्ज था, इसका 7.5 हर्ट्ज था, ऐसे था ना कुछ। तो मान लीजिए अगर इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग 200 हर्ट्ज कर दिए, बढ़ा दिए, यानी कि जो एनर्जी हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा एनर्जी देंगे तो यहाँ पर जब आपका मानिए कि जब 100 दे रहे थे तो 40 इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए था, एंड 60 थ्रेशोल्ड चाहिए था, एंड 40 का काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, यानी कि एनर्जी बढ़ गया, यानी एनर्जी का अब 100 का जगह हम 200 दे रहे हैं, तब पर भी थ्रेशोल्ड तो नहीं बढ़ेगा ना, थ्रेशोल्ड तो वही होगा ना, 40 ही चाहिए होगा ना, सॉरी 60 चाहिए होगा ना, तो बाकी के 140 क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास 40 नहीं 140 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब उतना स्पीड से मूव करेगा, उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके मूव करेगा, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर। समझ में आ रहा? हाँ, मेटल सीट चेंज कर देंगे तब तो फिर थ्रेशोल्ड में कम होगा या ज़्यादा होगा, तो फिर उसके हिसाब से देखना होगा। मेटल सीट अगर दूसरा लगा दिए 60 का जगह अब इसको चाहिए होगा, खुद ही को चाहिए होगा 200 जूल, तो भैया पूरा का पूरा थ्रेशोल्ड इसी में चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट निकलेगा, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन बात समझ में आ गया। एनसीईआरटी देख लीजिए एक बार, पेज नंबर 38 में कुछ और बात है कि नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको ये होना चाहिए, देखिए 3 ही पॉइंट है, पहला वाला जो हो गया टाइम लैग का नहीं होता है, दूसरा वाला इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एमिशन बढ़ेगा, एंड थर्ड वाला आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि आपका जो लाइट यूज करेंगे उसका एनर्जी ऑफकोर्स आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा ही होना चाहिए। मानिए अगर मेरे को 60 एनर्जी चाहिए था और हम यहाँ पर 50 जूल ही दे रहे हैं, 60 जूल चाहिए थ्रेशोल्ड, 50 दे रहे हैं, तो क्या हमें कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यानी कि एनर्जी, यानी कि फोटोन का एनर्जी या तो फिर फोटोन का फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं 5th पॉइंट देके। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। इसको म्यू नॉट बोल रहे हैं,
यहाँ तक बात समझ में आया? अब इसमें हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। ये बात समझ में आता है। एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग और कुछ देख लेते हैं। इसको लिखिए, ठीक है। अभी तक 4 फॉर्मूला हुआ है, ठीक है। चलिए इसे रब करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि फिर आइंस्टाइन इसको एक्सपेरिमेंटली इसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि क्योंकि दोनों में बहस चल रहा था, प्लैंक्स में, न्यूटन में, मैक्सवेल में, उधर में चल रहा था, तो आइंस्टाइन बोलते हैं एक काम करते हैं, लाइट को हम लोग कोई एक चीज बोल के इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ चीज होता है लाइट का, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको वेव नेचर दिखाता है। एंड जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ये आपको क्या दिखाता है? पार्टिकल नेचर दिखाता है। तो आइंस्टाइन बोले कि जो लाइट होता है वो डुअल नेचर शो करता है, डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये इंटेंसिटी, आइंस्टाइन ये भी बोले थे कि इंटेंसिटी बढ़ना मतलब होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज है उस लाइट में, फोटोन का नंबर इंक्रीजमेंट। ऑफकोर्स जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा, ज़्यादा फोटोन होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो क्या होगा फाइनली, क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इंक्रीज होगा। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन इंक्रीज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। इसे देख लीजिए। अब देखिए, तो आइंस्टाइन फाइनली ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि तो लाइट को हम लोगों को मान के चलना है, डुअल नेचर होता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको लाइट को क्या मानना है। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब लाइट या ईएम वेव रेडिएट करेगा या फिर आपका प्रोपोगेट करेगा अपने आप में, और कोई दूसरा बॉडी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, उस केस में हम लोग लाइट को वेव मानेंगे। और जब हम लोग देखेंगे कि लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तब हम लोग उसको पार्टिकल नेचर माने के सॉल्व करेंगे। पार्टिकल, ये बात बोल के गए कौन? आपको आइंस्टाइन जी बोल के गए। अब मैटर हो गया सॉल्व। अब यानी कि लाइट का डुअल नेचर मान के चलना है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये जो प्लैंक्स जी बता दिए थे क्वांटम वाला, यानी कि हम लोग को क्वांटम मान के चलना है, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट की क्वांटम मान के चलना है, ठीक है। और फिर हम लोग उनका यहाँ पर हम लोग ये जो बनाए थे हम लोग सोडियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए थे, उसमें इलेक्ट्रॉन लाइट को लेकर के हायर ऑर्बिट में जा रहा था। हर लाइट को नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट उसको मिल रहा था, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा था, तब जाकर के वो जंप कर रहा था। यानी कि एनर्जी लेवल में भी क्वांटाइजेशन है। इसका सबूत हम लोगों को मिलता है कहाँ पे? जब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या था? पूरा कलर का विवग्योर था, उसमें एक एक लाइनिंग आ जा रहा था, पूरा कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। ये लाइन क्यों आ रहा था? क्योंकि वहाँ का जो फोटोन था उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया है, हायर ऑर्बिट में जंप कर दिया, इसलिए वहाँ का लाइन है आपका मिसिंग है। तो फिर क्यों यहीं का लाइट को क्यों ऑब्जॉर्ब किया? क्यों यहाँ का नहीं किया? क्यों यहाँ का नहीं किया? क्यों यहाँ से नहीं किया? क्यों यहाँ से नहीं किया? इसको हम लोग आगे देखेंगे। और क्यों नहीं किया? क्योंकि प्लैंक बोल देते हैं कि जो आपका एनर्जी लेवल, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है, वो भी क्वांटाइज्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जाने के लिए मानिए 100 जूल का ही एनर्जी चाहिए या फिर 60 जूल का ही एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको इसी वाला फ्रीक्वेंसी से मिल जा रहा था। तो फिर बाकी इसका एनर्जी क्यों उठाया? उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यही का एनर्जी को फोटोन को रिसीव करता है, एनर्जी मिल जाता है, एंड 1 से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर जाता है। इसीलिए एटम क्या होता है? आपको लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता है। तो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एंड उसमें बोर्स मॉडल पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एक तो आता ही है हर साल, आप मान लीजिए एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ग्राफ दे देगा, फिजिक्स में तो उसका पूरा एक चैप्टर है, ग्राफ दे देगा, क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेगा आपको, तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही है, फिर बोर्स मॉडल, फिर क्वांटम मैकेनिक्स, मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इतना। सबसे पहले हमको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू NH/μ, ठीक है। एक फोटोन की बात करें तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एनर्जी
यानी कि E इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू क्या है, एच के वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। म्यू का वैल्यू कितना है वहाँ पे 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ई डायरेक्ट निकल जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हो गया ख़त्म। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए पावर है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 10⁻⁻20 एंड 5 इंटू 5 6 30, 0 कैरी 3, 10 11 12 13 3 कैरी 1, 30 31 1 कैरी 3, 6 5 से 30, 31 32 33, 3 पॉइंट इतना होगा, पॉइंट कितना 1 2 3 1 2 3 33.1, और अगर अच्छा से देखेंगे तो 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है 1 मोल। अगर एक फोटोन में आपका इतना एनर्जी है तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड 90, यही होता है। तो सिंपल कर देंगे, 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल फोटोन की एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कितना होगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कितना होगा, ये 3.313 इंटू 6, डायरेक्ट 6 लिखते हैं, इंटू 10⁻20। फॉर एग्जाम्पल एप्रोक्सीमेशन में जाना है, ठीक है, आपको आसपास आंसर दिख जाएगा। हाँ, अगर आपको ऑप्शन में देखेंगे कि -3.1 कहीं है, देन दूसरा ऑप्शन में 3.23 3.4 दिया हुआ, तब हमको अप्रॉक्स में नहीं जाना है। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑप्शन में ज़्यादा नंबर का गैप है तो हम अप्रॉक्स में आके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है, ठीक है। देखिए ये हमको यहाँ इंटू करना है, 6 3 18 8 कैरी 1, 6 1 6 1 7, 6 3 18 8 कैरी 1, 6 3 18 119, 1 2 3 1 2 3 के बाद पॉइंट दे देंगे, 19.878 होगा। यहाँ पावर का करते हैं क्या, माइनस होगा, दैट इज इंटू 10⁻23, 19 से हटाएंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, दैट इज जूल। ये देख लीजिए आप, ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, 100 वाट बल्ब एमिट वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट क्या करने बोला है, फोटोन एमिटेड पर सेकंड, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखिए गिवन है यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। अच्छा हमको क्या पता है पावर मतलब क्या होता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम, यानी कि 100 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बाई टाइम, यानी कि 100 एनर्जी का जगह जूल टाइम सेकंड, सेकंड इनवर्स। तो ये मेरे को एनर्जी मिल गया है, पावर यानी कि ये आपका हो गया एनर्जी, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, जो हमारा ये वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हमको एक फोटोन का पहले निकाल लेंगे, देन नंबर ऑफ फोटोन भी निकल जाएगा। तो क्या निकालते हैं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं ये एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। तो कितना होता है हमको पता है, क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, हाँ लेकिन लैम्डा दिया हुआ है, ये म्यू दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। तो हमको पहला रिलेशन फॉर्मूला नंबर 2 में क्या देखे थे, हम लोग ये देखे थे जो सी इज इक्वल टू लैम्डा म्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो यानी लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू कर सकते हैं। तो सॉरी हमको म्यू हटाना है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी का वैल्यू भी पता होता है, लाइट का पता है हम लोगों को, लैम्डा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी हमें म्यू का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एच म्यू का जगह में सी अपॉन लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है। तो एच का वैल्यू डालते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और सी का वैल्यू होता है लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर, तो 400
अब नैनोमीटर मतलब पता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, यानी यहाँ पर इंटू 10⁻⁻9 कर देंगे। इतना हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस करते हैं। 9 हो गया, ये कट गया, कितना होगा यहाँ बचेगा आपका 25 -25 बचेगा। ठीक है, चलिए फिर एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं ना, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, डायरेक्ट 5 काटते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच रहा है, बच रहा है कि 6 6 2 6 5 4 इंटू, देखिए -25 है एंड +3 है, यानी कि 22, 10⁻22। अच्छा सॉरी, यहाँ 22 और ये 3 भी हो रहा है ना, तो यहाँ इंटू 3 कर देते हैं, ये हो रहा है। ठीक है, चलिए 2 से काटते हैं, 2 3 3 1 3, और कुछ होने वाला है, ये काटते हैं, ये काटते हैं, ये 1.5 इंटू, ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, 3313 इंटू 15। ठीक है, 15 5 कैरी 1 6 5 कैरी 1 1 6 16 3 1 3 3 5 9 6 9 4, तो 4969.5 इंटू 10⁻⁻22 1 2 3, दैट इज 4.96 इंटू 10⁻123 -3 करेंगे 10⁻⁻19। ये आपको क्या हो गया है, एक फोटोन का एनर्जी। एक फोटोन का एनर्जी इतना है, टोटल एनर्जी मेरे पास इतना था, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई फोटोन ऑफ वन एनर्जी करेंगे तो नंबर ऑफ एनर्जी निकल जाएगा, जैसे कि इसका। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ, एनर्जी टोटल बाई 1 फोटोन का, 1 फोटोन। तो टोटल एनर्जी कितना था, 100 डिवाइड बाई 1 फोटोन का क्या है, 4.96 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको ऊपर ले जाएंगे अगर हम लोग, 4.96 को हम लगभग 5 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कटेंगे लगभग 20 आ जाएगा इंटू 10⁻19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक बच्चा कमेंट आएगा सर यहाँ पर 20 10⁻19 क्यों लिख दिए, बुक में नहीं। बेटा बुक में कुछ नहीं है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक पॉइंट इधर ले गया, 2.0 इंटू 10⁻, जब एक डेसिमल इधर जाएगा तो 10⁻20 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन को ठीक से ध्यान में देना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते क्या है। हाउ मैनी मेटल्स विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन मेटल। कुछ मेटल दे दिया है, उसका कुछ वर्क फंक्शन दे दिया है, यानी कि यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या था, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। चलिए हमारे पास हिंट क्या है, ये वेवलेंथ दिया हुआ है। सबसे पहले वेवलेंथ जो दे दिए तो हम तो पहले देखते हैं ना कि भैया जो हम फोटोन दे रहे हैं उसकी एनर्जी कितना है, उसकी एनर्जी कितना है देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से निकलने के लिए कितनी एनर्जी लगेगा, वो देख लेंगे। और अगर मेरा पास उतना एनर्जी है तो मेटल जो फोटोन का जितना एनर्जी होगा, जिस मेटल के पास वो एनर्जी उससे कम होगा तो निकलेगा, अगर मानिए नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ द जो लाइट दे रहे हैं, एनर्जी ऑफ द लाइट हम देखते हैं। हमको पता है एनर्जी ऑफ द लाइट इक्वल टू एच म्यू होता है। अच्छा, यहाँ पर म्यू तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ, तो वही करेंगे। तो म्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो म्यू इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, तो वही करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻
34 इंटू सी 3 इंटू 10⁸ लैम्डा 300 नैनोमीटर, 300 इंटू 10⁻, कितना, -9 मीटर हो गया। चलिए इसको क्रॉस करते देखते हैं। ये 2 जीरो हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ 6 लिख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ऐसे भी काट सकते हैं, ये डायरेक्ट काट के ये -25 कर देते हैं, ठीक है। ये 3 से ये 3 क्रॉस काट देते हैं और कुछ बच रहेगा नहीं, ठीक है। तो आपका होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻25 जूल। ये आपका इतना एनर्जी मेरा फोटोन का है। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि इससे जिसका जो मेटल का वर्क फंक्शन है इससे कम होगा या फिर इतना तक होगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। और जिसको सोचिए इससे ज़्यादा ही एनर्जी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो तो निकाल ही नहीं पाएगा ना, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सवाल प्रॉब्लम है जूल में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ पर दिक्कत होगा। यहाँ पर पहले मेरे को कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट से मिला के जाएंगे तो सब दिखाएगा 1 2 3 4 5 6 पूरा 6 लिख के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। यूनिट में ध्यान देना है, तो हमको ये रिलेशन ध्यान होना चाहिए। क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 भी कर देते हैं। तो यानी कि हमको यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना होगा, तो डिवाइड बाई क्या करना होगा, इस चीज़ को एक काम करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1.6 से डिवाइड करते हैं इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो इसका हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। 3 पहले इसका मैं शॉर्ट, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 19, ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या होता है। 2 से काटेंगे 8, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो रहा है। अब ये 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास जो एनर्जी है उसका फोटोन है उसका एनर्जी है। अब मेटल जो मेटल को इससे कम का एनर्जी चाहिए होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए, वो तो दिखाएगा ही, प्लस इसके बराबर जो होगा वो भी दिखाएगा। चलिए देखते हैं, ये वाला दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, कम है, हाँ दिखाएगा, ये दिखाएगा, हाँ मैग्नीशियम दिखाएगा। लेकिन जब हम लोग कॉपर के पास जाएंगे तो कॉपर को एनर्जी चाहिए 4.8, लेकिन हमारे पास फोटोन के पास एनर्जी कितना है 4.15 का ही है, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो लगभग कौन दिखाएगा आपका 1 2 3 4, ये 4 आपको दिखाएगा। यानी कि कितना आंसर कितना होगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा 4 मेटल्स। कौन कौन मेटल्स होगा, लिथियम आपको दिख ही रहा है, सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू नॉट, ठीक है, ऑफ अ मेटल इज 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एमिटेड ऑफ द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। इतना मतलब ये बोल रहा है कि आप मेटल का फ्रीक्वेंसी इतना है, ठीक है, और हम जो फोटोन दे रहे हैं, जो लाइट दे रहे थे, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना है। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन आपका जो मेटल शीट से निकलेगा, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। फॉर्मूला में अगर हम लोग देखेंगे कि ये एनर्जी हम लोग दिए हैं इक्वल टू ये वर्क फंक्शन होता है प्लस जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ये पता है। ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है, तो हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए एनर्जी, तो एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, एच म्यू फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये वाला फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर वर्क फंक्शन क्या होगा, एच म्यू नॉट होगा। म्यू नॉट क्या है, ये मेटल का खुद का फ्रीक्वेंसी, कि मेटल को इतना फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, हम लोग इतना फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, उसमें से मेटल को इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। बाकी का जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी कि एच
v माइनस एच म्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो h को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसका वैल्यू भी पता है, इसका वैल्यू भी पता है, इसका वैल्यू भी पता है, वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। h कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। म्यू कितना है 7। एक काम करते हैं ये वाला ना म्यू, देखिए ये कितना है यहाँ पर देखिए 1 इंटू 10⁻14। हम लोगों को जब b माइनस प्लस करने होता है तो पावर को सेम में लाना होता है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि 1 इंटू 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पावर अलग अलग है। तो क्या करना है मेरे को पावर को सेम में लाना है, तो सेम में इसको भी 14 के पावर में लाना है। तो एक काम करते हैं इसको हम लोग 10 इंटू 10⁻14 भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस 7 इंटू 10⁻14, तो पावर सेम होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 इंटू 10⁻14 माइनस 7 इंटू 10⁻14 हो गया इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 इंटू 10⁻14 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ये 34 है, ये 14 है, ये -20 हो जाएगा और ये इंटू हो जाएगा। तो इंटू कर देते हैं, 3 6 18 8 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 3 6 18 8 कैरी 1, 3 6 18 119, 1 2 3 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट है 19.8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा माइनस। ठीक है, पॉइंट इधर रखना है तो 1.9878 करेंगे इंटू इधर गया तो +1 हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर -19। ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यूनिट में होगा जूल में होगा। तो ये हो गया आपका सॉल्व। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप कर लीजिएगा। फिजिक्स में भी आपका बहुत काम आएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स भी हम चालू करने वाले हैं, बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा जिसको जीरो आता है फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, बस प्लस माइनस थोड़ा आता हो, थोड़ा इंटू डिवीजन आता हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जीरो से उठाएंगे, आराम से फिजिक्स करेंगे। ठीक है, और आप भी ये देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो आने वाला है वोर्स मॉडल का करेंगे हम लोग, वोर्स मॉडल एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे। ठीक है गाइस, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। हर एक वीडियो जो भी आपका डाउट होता है, कहीं पर भी पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सो गाइस पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय।